Namaste friends, good morning and welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath back with you with another very important video, Significators Part 2. आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेटर्स पार्ट 1 देख लिया होगा होपफुली, और अगर नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। कल ही मैंने उसको डाला था वीडियो, क्योंकि बगैर उसको देखे आप शायद ये पार्ट 2 वाला वीडियो जो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, शायद इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी क्लियर नहीं हो पाएगी। अगर आपको ऑलरेडी सिग्निफिकेटर्स के बारे आप क्लियर हैं और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तब तो चलिए कोई बात नहीं, बट अगर जरा सा भी क्लैरिटी में कमी है तो आप जरूर से जो है ना, कल वाला वीडियो हमारा सिग्निफिकेटर्स पार्ट 1 को देख लें तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा फिर ये है कि रिस्पॉन्स तो अच्छा है हमारा, और जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से बार बार कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वो भी हो रहा है। जितना रफ्तार से मैं चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन हमारे नहीं बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, बट एनीवे जितना आदमी चाहता है वो तो कभी नहीं होता है। बट एनीवे आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या अपने परिचित लोगों से, इंटरेस्टेड लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं। हाँ ये है कि 8-10 सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं रोज हमारे अपील करने से। सो वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ये हर एक यूट्यूबर की एक जो लाइन होती है वो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जहां पर हमने छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या रिकैप कर लेते हैं हम, क्या हमने कल पढ़ा था। तो कल वाला ही ग्राफिक खोल करके हम एक हल्का सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और समझा था। केपी के हमने आपको बताया था एंड में कि दो तरह के सिग्निफिकेटर्स होते हैं केपी के। एक तो होते हैं नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेटर्स, जिसको स्टेलर लेवल भी कहते हैं, स्टार या स्टेलर लेवल, जो हमने कल समझा था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है कि आप कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र के थ्रू क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है। नंबर 1 तो रूल ये है केपी का। और एक रूल ये है दूसरा कि अगर वो प्लैनेट अनटेनेंटेड है, जिसका मतलब ये हुआ, रिपीट कर रहा हूं, कि अगर उसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह नहीं दे बैठा है तो वो कैसे एक्ट करता है, कैसे उसकी पावर बढ़ जाती है, कल ये हम लोगों ने समझा था। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए ये मैंने फेंस ऑफ कर दिया है। जितने भी ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं इस हॉरोस्कोप में, वो हमने यहाँ पर फेंस बना दिया है। फेंस बना दिया आपके सुविधा के लिए। और एक चीज जो हमने कल आपसे बताया था कि इसको समझने, इनकी पावर कैसे बढ़ती है, उसको समझाने के लिए हमने क्या किया था कि जैसे ये मंगल है, यहाँ मंगल है, ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है और 7th हाउस का ये लेवल 2 का, यानी कि बी लेवल का सिग्निफिकेटर नजर आ रहा है, लेकिन ये अनटेनेंटेड है। तो उसको समझने का आसान तरीका क्या मैंने बताया था। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर क्या करेंगे हम। कल मैंने आपसे ये डिस्कस किया, देखिए मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये किसी दूसरे कलर में मैं कर दे रहा हूं जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर में कर दे रहा हूं। मंगल की मैं यहां पर ये पोजीशन यहां से शिफ्ट करके यहां डाल दूंगा एक घर पहले पावर के लिहाज से। तो मंगल की पोजीशन जो है, मंगल जो नजर आ रहा है वो अपना, ये देखिए ये मार्स जो है इक्वली पावरफुल हो गया, इसकी पावर बढ़ गई। ये सिर्फ समझाने का तरीका है। कल वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेम यहां भी करना है। जो जो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, वो एक घर पहले का अपना पावर
यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझाया था कल मैंने, मैं रिपीट पूरा नहीं करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको आप लोग, आज मैं पार्ट 2 पर आया, पार्ट 2 में समझाना आप लोगों के साथ चाह रहा हूँ। पार्ट 2 कैसे समझाऊंगा, मैं आता हूँ एक दूसरा ग्राफिक खोल के। अच्छा, दूसरे इसी प्रकार से मंगल की ट्रीटमेंट हमने की। जितने प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा का भी हमने आपको बताया था। चंद्रमा को आप यहाँ पर, चंद्रमा जैसे ये है यहाँ, आप इसकी मून यहाँ डाल दीजिए, इसकी पावर बढ़ गई। ठीक है, मून यहाँ है तो अगेन यहाँ पे डाल दीजिए आप मून को। ये देखिए, मून आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, चंद्रमा को एमओ लिखा हुआ है, तो मून की पावर बढ़ गई। इसी प्रकार से आपको हर एक अनटेनेंटेड प्लैनेट को एक घर पहले का ट्रीट करना है। तर्क, इसका मतलब क्या निकला? प्लैनेट सबसे पहले आपके नक्षत्र का वो, अपने नक्षत्र लॉर्ड का, अपने नक्षत्र लॉर्ड का वो रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अनटेनेंटेड है, और उसके बाद किसका रिजल्ट देता है? अपने नक्षत्र लॉर्ड के बाद, अपने नक्षत्र लॉर्ड के बाद वो उस भाव का रिजल्ट देता है जहां वो बैठा हुआ है। तो जैसे ये इस एग्जाम्पल में नॉर्मल चार्ट में मंगल जो है फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट हाउस में चूंकि बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस का बी लेवल पे रिजल्ट देता, एज एन ऑक्यूपेंट बैठा हुआ है। तो बी लेवल मतलब बहुत मजबूत नहीं, लेकिन चूंकि वो अनटेनेंटेड है तो वो ए लेवल का, यानी कि लेवल 1 का रिजल्ट देगा। एज ऑक्यूपेंट इट बिकम्स as powerful as if sitting in A level। उसके नक्षत्र में कोई नहीं है तो एज एन ऑक्यूपेंट वो ऑल पावरफुल हो गया, अपने ऑक्यूपाइड हाउस का रिजल्ट देने के लिए। ये मतलब है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था, एज एन ओनर, एज एन ओनर अगर वो अनटेनेंटेड है और उसका ओनरशिप का भाव अगर खाली है, कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है घर, तो वो उसका बहुत मजबूती से रिजल्ट देगा। ठीक है, ये भी मैंने समझा था इस चीज को। यहाँ पर जैसे क्या बोला था मैंने, ये चंद्रमा जो है ओनरशिप का, ये ऑलरेडी यहाँ रिजल्ट तो दे ही रहा है, लेकिन यहाँ का भी रिजल्ट देगा क्योंकि उसका अनटेनेंटेड है। और उस, अगर अगर ये ऑक्यूपाइड होता, अगर ये ऑक्यूपाइड होता जैसे हमने जुपिटर के केस में देखा था, अगर ये ऑक्यूपाइड होता तब तो जुपिटर एज अनटेनेंटेड लॉर्ड इसका रिजल्ट मजबूती से नहीं देगा। लेकिन हमने और एक बात क्या की थी, मूल त्रिकोण राशि वाली बात की थी, जो कि हमारी अपनी डिस्कवरी है। अब उसके लिए आप कल मेरा वीडियो देखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कस्पल सबलॉर्ड की। हमने बताया था सबलॉर्ड्स दो तरीके के होते हैं। ये हो गए प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स। प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स नक्षत्र लेवल पे कैसे रिजल्ट देते हैं, ये स्टेलर सिग्निफिकेशंस हैं। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये आप इस टेबल से मिल जाएगा। और वो कैसे रिजल्ट देगा, ये केपी सिग्निफिकेटेड टेबल से आपको नजर आ सकता है। अगर आपको केपी का ज्ञान है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनको साउथ इंडियन चार्ट को जो फॉलो करते हैं, ये चार्ट मैंने यहाँ डाल दिया है। इट इज इजी फॉर देम टू फॉलो साउथ इंडियन चार्ट। मैं केपी वैसे साउथ इंडियन चार्ट से ही पढ़ाता हूँ। अभी चूंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं, क्योंकि मेरी जो है स्टूडेंटशिप, मेरे फॉलोअर्स मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है, तो मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट से ये वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्लास के वीडियो में मैं केपी से पढ़ाता हूँ। अब एनीवे, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अब हम आते हैं सेकंड टाइप का सबलॉर्ड, जो है कस्पल सबलॉर्ड। ये नीचे एक और देखिए, मैंने इसमें हॉरोस्कोप आपके लिए पेस्ट कर दिया है। हॉरोस्कोप हमने पेस्ट कर दिया है, और अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए, कस्पल टेबल को देखेंगे। जिस प्रकार से
प्लैनेट्स प्लैनेट्स के राशि लॉर्ड होते हैं, यानी कि जिस राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है उसका एक स्वामी होता है। तो राशि लॉर्ड तीन पार्ट होते हैं प्लैनेट के। उसी प्रकार से हर कस्प, कस्प का कोई मतलब नहीं है। कस्प अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब भाव या हाउस। भाव या हाउस और कस्प तीनों एक ही चीज है। तो उसी प्रकार से कस्प भी जो भाव आपके हॉरोस्कोप में, आपके हमारे किसी के भी हॉरोस्कोप में, ये जो भाव या हाउस बने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनकी भी एक डिग्री होती है। एक स्टार लॉर्ड की डिग्री होती है और एक इनका सब लॉर्ड होता है। ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सब लॉर्ड होता है, ये आप अभी सिर्फ समझ लीजिए ये कैसे फॉर्म होता है। ये इसकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है, इसके लिए एक दूसरा क्लास मुझे लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल वो अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तब इसका मैथमेटिकल पार्ट में आपको समझा पाऊंगा कि सब लॉर्ड कैसे फॉर्म होता है, स्टार लॉर्ड की क्या डिग्री होती है और राशि लॉर्ड की क्या डिग्री होती है। अभी आप फिलहाल समझ जाइए 1 से 12 ये भाव है। 1 से 12 भाव हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्लेसिडियस सिस्टम फॉलो किया जाता है। हर एक भाव जो है इक्वल नहीं होता है। एक भाव एस्ट्रोनॉमी में, एक भाव जोडियक में वैसे 30 डिग्री का होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं उसमें इक्वल हाउसेस मानते हैं, हर एक हाउस 30 डिग्री का मानते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडियस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें अनइक्वल हाउसेस होते हैं। कोई भाव 30 डिग्री से ज्यादा का भी हो सकता है और कोई भाव 30 डिग्री से कम का भी हो सकता है। बहरहाल कस्प के, हर एक कस्प के सब लॉर्ड होते हैं और वो सब लॉर्ड एक प्लैनेट होता है। जैसे देखिए कस्प 1 का सब लॉर्ड कौन है? केतु है। कस्प 2 का सब लॉर्ड कौन है? ये एसएल देखिए, वीनस है। इसी प्रकार से 1 से 12 सब लॉर्ड होते हैं। इन सब लॉर्ड्स का क्या सिग्निफिकेशन है? सबसे पहले कैविएट में डाल दूं कि अगर टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, आप श्योर नहीं है कि टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, मान लीजिए आपको लगता है 2 4 5 10 मिनट का टाइम ऑफ बर्थ में फर्क होगा, तो आप फिर कस्पल सबलॉर्ड की स्टडी मत कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है, बगैर कस्पल सबलॉर्ड के भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। हो सकता है एक्यूरेसी में थोड़ी कमी आ जाए। कस्पल सबलॉर्ड को हम तभी टेकअप करते हैं जब हमें टाइम ऑफ बर्थ की श्योरिटी है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस हॉरोस्कोप का टाइम ऑफ बर्थ ठीक है। तो कस्पल सबलॉर्ड्स की स्टडी क्यों करना आवश्यक है? कस्पल सबलॉर्ड्स की स्टडी करना इसलिए आवश्यक है, दो चीजें हैं। दशा अंतरदशा ग्रह की भी किसी भी ग्रह की चल रही हो, मान लीजिए सेकंड हाउस की दशा अंतरदशा चल रही है, तो क्या एक्सपेक्ट करता है आदमी? सेकंड हाउस की दशा अंतरदशा में आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर सब पॉजिटिव है, अच्छा टाइम चल रहा है, बाकी हॉरोस्कोप अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हमें धन मिले, धन की प्राप्ति होगी। मान लीजिए जैसे सेकंड हाउस की इनकी महादशा चल रही है, ठीक है, और सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर की, जैसे चंद्रमा की मान लीजिए महादशा चल रही है। सेकंड हाउस का देखिए, यहाँ इस सिग्निफिकेटर टेबल से देखिए, चंद्रमा की महादशा चल रही है, ठीक है, और साथ में अंतरदशा मान लीजिए चल रही है जुपिटर की, तो 2 6 हो गया। और साथ में प्रत्यंतर दशा मान लीजिए चल रही है, चंद्रमा की ही चल रही है, तो 2 6 10 का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो 2 6 10 के कॉम्बिनेशन से जो कृष्णमूर्ति पद्धति में हाउस ग्रुपिंग से हम मानते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, तो 2 6 10 से एक चीज हम मानते हैं कि हमें नौकरी मिल सकती है। हमें नौकरी मिल सकती है। तो हम अपने खुद की कुंडली में एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी दशा चल रही है, हमें नौकरी लग जाएगी।
हमारा कस्टमर आएगा, हम उसको बता देंगे आपको नौकरी लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 6 10, अगर कस्पल सबलॉर्ड अगर 2 6 10 को नहीं दिखा रहा है, जैसे यहां पर कस्पल सबलॉर्ड क्या है इनका, शुक्र है। कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है। कस्पल सबलॉर्ड छठे का क्या है, राहु है, और 10वें का क्या है, सैटर्न है। तो आप कॉम्बिनेशन को छोड़ दीजिए, अब आप यूं समझिए एक प्लैनेट से ही खाली समझने। चलिए हम मान लेते हैं कि हम खाली सेकंड सबलॉर्ड की स्टडी कर रहे थे। ये मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सेकंड सबलॉर्ड को पैसा देने वाला सबलॉर्ड है। तो कब पैसे आएंगे, सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर की जब दशांतर दशा चलेगी तो हमारे पास खूब पैसे आएंगे। तो ये चंद्रमा सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो चंद्रमा की दशांतर दशा चलेगी तो हमारे पास पैसे आने चाहिए, लेकिन पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए पैसे, ये जो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड है, ये परमिशन देता है, गेटवे है ये हाउस का। इस हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव होने देगा कि नहीं देगा, ये सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो बताएगा कि सेकंड का सिग्निफिकेटर की महादशा आएगी तो पैसे आएंगे कि नहीं। तो हमें उसमें फिर सेकंड हाउस के कस्प के सबलॉर्ड की पोजीशन देखनी पड़ेगी, इसमें क्या इसका सिग्निफिकेशन है। सिग्निफिकेटर टेबल यही रहेंगे। तो देखिए शुक्र क्या दिखा रहा है, शुक्र कहीं सेकंड हाउस को दिखा रहा है, शुक्र सेकंड हाउस को नहीं दिखा रहा है। शुक्र जो है वो सेकंड हाउस को नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये 12वें भाव को दिखा रहा है। अभी ये स्टार को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, अभी स्टार पर भी आते हैं। 12वें भाव को दिखा, तो हम क्या कहेंगे, 7वें को दिखा रहा है और 10वें को दिखा रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में हम क्या कहेंगे कि सेकंड हाउस की जो है, जब महादशा या अंतरदशा चंद्रमा की चलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर ले, क्योंकि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड परमिट नहीं कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट का। तो अब क्या मतलब है, अगर देखिए कोई भी हाउस का सबलॉर्ड, जैसे वीनस, सेकंड हाउस की हमने बात कर ली। ये हाइपोथेसिस इस पीछे बात करने का था कि वीनस सेकंड हाउस का सबलॉर्ड तो है, लेकिन वो टेनेंटेड है। तब इस प्रकार से हमने बात किया कि ये सेकंड हाउस को सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर वो अनटेनेंटेड है, तो इस हॉरोस्कोप में हम क्या देखते हैं कि वीनस एक अनटेनेंटेड प्लैनेट है। वीनस एक अनटेनेंटेड प्लैनेट है। इसके नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ये आप कहाँ से देखेंगे, कल हमने बताया था आपको, ये ऊपर आकर के देखिए, स्टार लॉर्ड वाले कॉलम में कहीं वीनस नजर आ रहा है क्या। स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड वाले कॉलम में वीनस नहीं नजर आ रहा है, यानी कि वीनस अनटेनेंटेड है, उसके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। और जिस चीज के लिए आज की क्लास ले रहे हैं उस नियम पे हम आ जाते हैं। अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड, जिस कस्प का सबलॉर्ड बन रहा है, जिस कस्प का सबलॉर्ड बन रहा है, वो उस भाव का सिग्निफिकेटर हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है।
तो यहां क्या हुआ, इस इस टेबल में सेकंड हाउस के सामने सिग्निफिकेटर वीनस अपीयर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टेलर लेवल हाउस सिग्निफिकेटर हाउसेस हैं। लेकिन चूंकि शुक्र अनटेनेंटेड है, तो वो जिस भी भाव का सबलॉर्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ सेकंड, और किसका बन रहा है, और बन रहा है ये सेवेंथ, और बन रहा है एट्थ, तीन भाव का सबलॉर्ड बन रहा है। तो अगर वो अनटेनेंटेड है जैसा कि है इस कुंडली में, तो वीनस सेकंड, सेवेंथ और एट्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया। तो क्या होगा अब, जो हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा की महादशा में सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पैसे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वीनस एज सिग्निफिकेटर ऑफ सेकंड हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग, इसने पैसे आने के फ्लड गेट्स को खोल दिया है। तो क्या होगा, चंद्रमा की जब महादशा चलेगी तब सेकंड हाउस का रिजल्ट आएगा, और वीनस की भी जब दशा चलेगी तब भी सेकंड हाउस का रिजल्ट आएगा। अनटेनेंटेड कस्पल sublord becomes a very strong significator of the cusp whose sublord it becomes। और उसका सिग्निफिकेशन कितना मजबूत होता है, ये देखिए, कस्पल लेवल पे, कस्प स्टेलर लेवल पे जो सिग्निफिकेशंस हैं वीनस के, कहाँ के हैं, इस टेबल को देखिए, 12th के हैं, फिर देखिए 9th के हैं, फिर देखिए और कहाँ के हैं, 7th के तो सबलॉर्ड भी बना हुआ है तो हो गया, चलिए बात। 10th के हैं, 10th के थोड़ा वीक हैं लेकिन हैं। तो अब कौन सा ज्यादा मजबूती से वीनस रिजल्ट देगा किस हाउस का, क्या वो 12th का देगा, या क्या वो सेकंड का ज्यादा मजबूती से देगा। 12th का भी ए लेवल सिग्निफिकेटर है, वो स्टेलर लेवल पे 12th का भी ए लेवल सिग्निफिकेटर है, लेकिन अनटेनेंटेड का सबलॉर्ड होने की वजह से डबल ए प्लस लेवल का हो गया वो सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर। तो ये जो सिग्निफिकेशन है, ये इन सारे सिग्निफिकेशन से मजबूत हो जाता है अगर कास्पल सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है तो। और अब देखते हैं कौन से प्लैनेट अनटेनेंटेड नजर आ रहे हैं हमको। और हमें नजर आ रहा है सैटर्न नजर आ रहा है, देखिए स्टार लगा हुआ है ऊपर भी, आप जाकर के जैसे मैंने सिखाया देख लीजिए, स्टार लॉर्ड कॉलम देखना है, अगर वो नहीं देखना है तो इसमें लगा हुआ आता है। सैटर्न जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट है। तो सैटर्न को अब हम देखते हैं क्या किसी का सबलॉर्ड सैटर्न बन रहा है। सैटर्न अनटेनेंटेड है तो स्टेलर लेवल पे किसका किसका रिजल्ट दे रहा है, देखिए ये स्टेबल से 12वें को दे रहा है, 9वें का दे रहा है, 7वें का दे रहा है, 7, 9 और 12, इसका बहुत मजबूती के साथ दे रहा है। ठीक है, तो 12 का तो ऑलरेडी कॉलम ए में है, 9 में कॉलम बी में है, लेकिन अनटेनेंटेड है तो क्या बताया था मैंने, एक कॉलम शिफ्ट कर दीजिए तो ए लेवल 9 का भी बन जाएगा, तो 9 और 12 दोनों का ए लेवल सिग्निफिकेटर बन गया सर। और 7th का तो ऑलरेडी ए लेवल है ही है, इसलिए क्योंकि ए और बी कॉलम खाली है, तो 7, 9 और 12 का सैटर्न स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, ए लेवल का सिग्निफिकेटर है एट द स्टेलर लेवल। तो अब हम देखेंगे फिर सैटर्न की महादशा जब चलेगी तो हमें 7, 9 और 12 का तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी कोई रिजल्ट मिलेगा क्या। हमने देखा कि हमें रिजल्ट जो है मिलने लगा 10वें भाव का भी सैटर्न की महादशा में। अरे भाई, तो क्यों मिल रहा है, 10th हाउस से सैटर्न का तो स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई मतलब नहीं है, देखिए ये सी लेवल पे है यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि बहुत स्ट्रांगली जो है 10th का मिल रहा है, और हमने देखा 11th बड़े पैसे आ रहे हैं। सैटर्न दिखा तो रहा है 7, 9 और 12, ये तीनों पैसे देने वाले हाउसेस नहीं है, 7, 9 और 12, लेकिन सैटर्न की महादशा में पैसे आने लगे।
नौकरी भी लग गई, वारे न्यारे हो गए, सात, सात नौ बारह से तो ना तो पैसे आते हैं ना नौकरी लगती है, बल्कि पैसे जाते हैं, क्योंकि नौ भाव जो है वो टेंथ का नेगेटिंग भाव है। लेकिन पैसे, और बारहवां भाव तो लॉस का भाव है ही है। तो सात नौ और बारह, सात नौ और बारह का रिजल्ट मिलने की बजाय हमें 10 और 11 का रिजल्ट मिल रहा है। हमें नौकरी भी लग गई, प्रोफेशन में भी, या तो बिजनेस कर लिया, क्योंकि सेवेंथ का भी है, तो सेवेंथ और टेंथ का कनेक्शन बिजनेस। तो हमें बिजनेस भी हो गई, और बारहवा पैसा आने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस हो गई। अरे भाई, तो कैसे हो गई? तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे सबलॉट टेबल पे सैटर्न क्या दिखा रहा है। सैटर्न अनटेनेंटेड है, ये तो हमने देख लिया। सैटर्न अनटेनेंटेड होकर के टेंथ और इलेवेंथ का कस्पल सबलॉट बन गया। इसका फुल फ्लेज सिग्निफिकेटर बन गया 10 का और 11 का। और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सात नौ बारह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ये 10 और 11 का बन गया। तो सैटर्न की जब महादशा चलेगी तो इस व्यक्ति को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये बिजनेस में मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, क्योंकि 7 और 10 बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, और 11 पैसे का, इच्छा पूर्ति का कॉम्बिनेशन है। और फिर ये 12 जो है, ये याद रखिएगा, ये 12 जो है फिर ये फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा नुकसान की जगह। उसके लिए और भी कुछ कुछ देखना होता है, 12वें का भी सबलॉट देखना होता है, लेकिन अभी हम उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। वो जब हम स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस, इंडिविजुअल हाउसेस पढ़ेंगे तब हम उस पर आएंगे। लेकिन जनरल समझने के लिए, सैटर्न 7 9 10 के साथ 11 का रिजल्ट दे रहा है। 11 तो, जैसा मैं बार बार रिपीट करता हूं, सबसे मजबूत और फायदेमंद पूरे हॉरोस्कोप में घर अगर कोई होता है तो वो होता है 11वां भाव। बगैर 11वां भाव स्ट्रांग स्ट्रांग हुए कोई फायदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। 11वां भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब होगा, आपका 2 6 10 अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, आपको नौकरी मिलेगी, आप नौकरी करेंगे, एक नॉर्मल आप ड्यूटी पर जाएंगे, 10 से 5 घर लौटेंगे, महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी, आप आ करके 2 रोटी खा लेंगे, अपने परिवार को खिला लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। बहुत आराम से लग्जूरियस लाइफ आप नहीं जी पाएंगे। क्योंकि 2 6 10, दो तो पैसा दिखाता है, 6 नौकरी दिखाता है, 10 प्रोफेशन दिखाता है। दो अगर बाकी पैसे वाले हाउसेस से सपोर्टेड नहीं है तो बैंक बैलेंस बढ़ना मुश्किल है। 11 अगर साथ में जुड़ गया, 2 6 10 11, तो ये धन भाव कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अब क्या आप समझिए, सैटर्न की महादशा आ गई, और साथ में वीनस की या चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई, तो वो धन भाव का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। 2 6 10 11, तो दो चंद्रमा है, वीनस भी आ जाए तब भी, वीनस अभी हमने डिस्कस किया। 6 को देख लेते हैं, 6 मैंने बोल तो दिया, 6 राहु है, ठीक है, चलिए 6। चलिए बिजनेस वो नौकरी नहीं करेगा, 6 अगर नहीं आ रहा है समझने के लिए, 2 7 10 11 आ गया, ठीक है, 2 7 10 11 आ गया। 6 भी कहीं 6 की अंतरदशा में आ जाएगी, मान लीजिए 6 की अंतरदशा आ गई। अभी खाली समझने के लिए, हाउस कॉम्बिनेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कस्पल सबलॉर्ड को समझ रहे हैं, उसमें भी अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड को समझ रहे हैं। तो सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड का दो काम होता है। एक तो कस्प को परमिशन देना, एक तो कस्प को परमिशन देना उसका काम होता है, कि कस्प किसी चीज के लिए परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और आसानी से समझने का है तो आपने सुना होगा कि सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड अब अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड क्लियर हो गया है।
अब सब लॉर्ड को समझाने के लिए एक सीधा सीधा एग्जाम्पल लेकर के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नियम ये है, सेवेंथ शादी तभी होगी जबकि सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मैरिज गिविंग हाउसेस 2, 7 या 11 से संबंध बना रहा हो। अगर नहीं बना रहा हो तो आप कुंवारे बैठे रह जाएंगे। तो सेवेंथ का सब लॉर्ड यहाँ क्या है? शुक्र है। ये तो ठीक है, अनटेनेंटेड है तो काम हो गया, क्योंकि फिर ये सेवेंथ को सिग्निफाई करने लगा। लेकिन मान लीजिए कि ये टेनेंटेड होता, मान लीजिए कि टेनेंटेड होता और 2, 7, 11 वो कहीं भी सिग्निफाई नहीं कर रहा होता, यहां तो कर रहा है। 2, 7, 11 को अगर सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई नहीं करेगा तो वो शादी होने की परमिशन नहीं दे रहा है, तो शादी नहीं होगी। कस्पल सब लॉर्ड का एक ये काम है, अगर कोई टेनेंटेड प्लैनेट, टेनेंटेड अनटेनेंटेड नहीं, किसी कस्प का बन जाता है सब लॉर्ड, तो उस कस्प के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के लिए, उस पॉजिटिव रिजल्ट्स का हाउस कॉम्बिनेशन जो होता है, वो जब तक वो सब लॉर्ड उनसे को नहीं दिखाएगा तब तक उस हाउस के वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और समझने के लिए 10वां भाव, 10वें भाव का कस्पर सब लॉर्ड सैटर्न है, समझिए, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए ये टेनेंटेड होता तो प्रोफेशन कुछ करेगा आदमी कि नहीं करेगा, वो दिखाता है 10वां भाव का सब लॉर्ड का कनेक्शन जो है ना, प्रोफेशन के भाव, यानी कि 2, 6, 10 या 2, 7, 10, 6 तो पैसा भी दिखाता है, से 10वें भाव का संबंध होना चाहिए। यानी कि 10वें भाव का सब लॉर्ड अगर 2, 6, 7, 10 को दिखा रहा है, टेनेंटेड अगर है, तब तो वो करेगा। लेकिन 10वें भाव का सब लॉर्ड अगर जो 2, 6, 7, 10 को नहीं दिखा रहा हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोग जिसको कहा जाता है निठल्ले रह जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं लाइफ में। ऐसे हॉरोस्कोप्स हमारे पास हैं। आप जब मेरे क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा तो ऐसे हॉरोस्कोप्स हैं हमारे, जो कि उम्र हो गई व्यक्ति की, अच्छे परिवार का व्यक्ति है, 60, 65 साल, 70 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। पैसे आ रहे हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट है, लेकिन किया कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि 10th हाउस का सब लॉर्ड ने करने नहीं दिया। 10th हाउस के सब लॉर्ड ने अपना संबंध, कनेक्शन जो है प्रोफेशन, नौकरी से या बिजनेस गिविंग कॉम्बिनेशंस के साथ बनाया ही नहीं। तो ये है कस्पल सब लॉर्ड की आज जो मैंने बात की, आपको समझाया। 2 तरह के सब लॉर्ड्स होते हैं, प्लैनेटरी लेवल सब लॉर्ड जो कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, और कस्पल लेवल सब लॉर्ड जो अभी पार्ट 2 में आज समझाया हमने आपको। लेकिन कैविएट, रिजर्वेशन, वार्निंग क्या है? जब तक जब तक आपको टाइम पक्का नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ का, आप कस्पल सब लॉर्ड को मत यूज कीजिए। कस्पल सब लॉर्ड को मत यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि 2 से 10 मिनट अगर टाइम ऊपर नीचे होता है तो ये सारे सब लॉर्ड्स बदल सकते हैं, और फिर सारे सब लॉर्ड्स बदल जाएंगे तो आपके प्रिडिक्शंस गलत होने लगेंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप दशा अंतरदशा को बेस बना करके प्रिडिक्शन दीजिए, प्लानिटरी सब लॉर्ड्स के बेसिस पे। आपको उससे वो एक तरीका वो भी है बीटीआर करने का। बीटीआर करने का तरीका क्या है? मान लीजिए कि शादी हो गई है, शादी तो हो गई है, लेकिन आपने देखा कि इनके हॉरोस्कोप में सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड भैया, ये तो 2, 7, 11 हाउसेस को दिखा ही नहीं रहा है, तो आखिर इनकी शादी हुई कैसे? तो ये बीटीआर का एक सूत्र है। तो फिर क्या करना है आपको? करेक्शन करके टाइम का, सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड एक ऐसे ग्रह को आपको बनाना है, एक
जो कि शादी का परमिशन दे रहा है, जो कि 2, 7 या 11 तीनों में से कोई एक, तीनों को सिग्निफाई करना जरूरी नहीं है, 2 या 7 या 11 भाव को दिखा रहा है, ऐसे ग्रह को सबलॉर्ड बना देना है 7th हाउस का। बीटीआर एक अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। इसके अलावा कस्पल सबलॉर्ड कैसे काम करता है, 2 तरीके से मैंने बता दिया। टेनेंटेड होगा तो कैसे काम करेगा, अनटेनेंटेड होगा तो काम कैसे, हाँ ठीक है। अब देखिए, आप जाते जाते जैसे मैंने ऊपर बताया था, अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर वीनस हमने देख लिया कि ये अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है। किसका किसका है, सेकंड का है, 7th का है और 8th का है। तो ये तीनों का सिग्निफिकेटर बन गया। तो अपने अपने आसानी के लिए आप क्या करें, यहाँ पर स्टेलर लेवल टेबल और कस्पल लेवल टेबल के सिग्निफिकेशंस को एक साथ देखने के लिए यहां आप डाल दीजिए वीनस, सेकंड हाउस में वीनस, यहां डाल दीजिए आप वीनस, ऑलरेडी यहां है, फिर भी आप डाल दीजिए, आपको आसानी होगी समझने में। यहां भी डाल दीजिए वीनस, और कहाँ डालना है, और एर्थ, एर्थ का भी सिग्निफिकेटर तो यहां भी डाल दीजिए वीनस। अब आपके सामने शुक्र ग्रह का कंप्लीट सिग्निफिकेशन आपके सामने आ गया। अब आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है तो शुक्र जो जो अब यहां नजर आ रहा है, दूसरा नजर आ रहा है, 7वां नजर आ रहा है, 8वां नजर आ रहा है, 12वां नजर आ रहा है, 9वां नजर आ रहा है। ये भी मैंने सिखाया था, ये अनटेनेंटेड है तो इसको एक हाउस पहले बिठा दीजिए, तो ये आपको 100% जो है, ये इसकी पोजीशन आपने बढ़ा दी यहाँ। और क्या नजर आ रहा है, 7वां नजर आ रहा है तो ऑलरेडी आपने 7 में लिख दिया। 10वां यहां नजर आ रहा है, 10वां यहां नजर आ रहा है, तो आप इसकी पोजीशन एक पोजीशन बढ़ा सकते हैं, उससे विशेष फायदा नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये ओनरशिप में आ जाइए, ये यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 5th का ओनर है ये, अनटेनेंटेड, बिल्कुल मैदान साफ है, तो यहाँ सामने लिख दीजिए आपके आसानी के लिए। और कहाँ है, 12वां नजर आ रहा है, तो 12वां में ऑलरेडी है। तो अब आपको सामने शुक्र के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, कस्पल लेवल सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अनटेनेंटेड प्लैनेट। ये सामने शुक्र की जब महादशा अंतरदशा चलेगी, ये सारे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का सीक्रेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, समझ करके अरेंज करने का ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज चल रही हैं, जो लोग बताते हैं कि वो फिर अनटेनेंटेड प्लैनेट के अलावा टेनेंटेड प्लैनेट भी कैसे क्या करता है, उसको छोड़ दीजिए। ये इससे आगे देखिए, मैंने कृष्णमूर्ति जी से एक, आप ये समझिए डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जब मुझे पैदा हुआ तब वो नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी उनके इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली सीखा हुआ है, और ये सब उन्हीं के देन है। और ये जो आप मैं बता रहा हूँ, ये अनफेलिंग सूत्र हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के। ऑब्वियसली टाइम बट करेक्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। इतना ज्ञानवर्धक वीडियो आपको शायद सिग्निफिकेटर्स के मामले में ये पार्ट 2 में और आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए, फोन भी कर सकते हैं हमें डायरेक्टली। और कोई बहुत गुत्थी है आपके हॉरोस्कोप में, कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, तो मैं देख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर योर फीडबैक। हैव अ गुड डे, बाय।